गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज के इस क्लास में हम लोग भारत आकार स्थिति जो क्लास 9th का चैप्टर 1 है, ये चैप्टर का पूरा नोट्स लेकर आए। आप इस वीडियो में बने रहिए, पूरा समझ में आ गया ये चैप्टर। देखिए सबसे पहले जो है ना यहाँ पे टॉपिक है भारत आकार और स्थिति। सबसे पहले हम लोग स्थिति के बारे में समझेंगे कि भारत की स्थिति के बारे में क्या क्या याद रखना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि भारत जो है ना किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ग्लोब पे आएंगे और ग्लोब में देखिए जो विषुवत रेखा है ना, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ये ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। इसके ऊपर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और इसके नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अगर डायरेक्टली देखा जाए तो भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। लेकिन अगर पूरा लोकेशन इसमें पूछा जाए कि भारत का मुख्य रूप से अगर भारत कहाँ पे स्थित है ना, और ऑप्शन में रहे उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, तब दोनों में ज्यादा अच्छा सही कौन सा ऑप्शन लग रहा है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। क्योंकि देखो ये जो देशांतर रेखा है ना, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है या प्रधान या मोहतर रेखा कहा जाता है, ये भी ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। इसके इधर जो है ना ये पश्चिमी गोलार्ध और इसके इधर पूर्वी गोलार्ध। तो अगर पूरी देखा जाए ना तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। ठीक, अगर उत्तरी गोलार्ध ऑप्शन में रहे तो उत्तरी मानना है, उत्तरी पूर्वी रहे तो क्या मानना है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक, दूसरा बात याद रखना है किसका? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार किसे कहा जाता है? तो ये देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इस तरह से भारत में जो है ना कई अक्षांश रेखा पास करता है, जिसमें सबसे पहला अक्षांश रेखा जो है कौन सा? 8 डिग्री 4 मिनट। और सबसे अंतिम में जो अक्षांश रेखा पास करता है उसे क्या बोलते हैं? 37 डिग्री 6 मिनट। डायरेक्शन दोनों में उत्तरी होगा। क्या होगा? उत्तरी। उत्तरी इसीलिए होगा ना क्योंकि ये कौन सा गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। इसीलिए अक्षांशीय विस्तार क्या? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगला रखना है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार किसको बोलते हैं? तो ये जो रेखा है ना इसको देशांतर रेखा कहा जाता है। और इस तरह से भारत में कई देशांतर रेखा पास किया होगा। तो ये जो फर्स्ट देशांतर रेखा है और ये लास्ट वाला देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा का नाम है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। और सबसे अंतिम वाला देशांतर रेखा का नाम है 97 डिग्री 25 मिनट। डायरेक्शन इसमें क्या होगा? तो अभी हम बताएं कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में जो भी जगह है, इधर कौन सा गोलार्ध कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। और इसके इधर पश्चिमी गोलार्ध। तब बोले ये देशांतर रेखा पूरब में है कि पश्चिम में? पूरब में, जिसके कारण यहाँ पे दोनों जगह डायरेक्शन क्या है? पूर्वी, ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ऐसा नहीं कि इधर पश्चिमी कर देंगे और इधर पूर्वी कर देंगे, नहीं, दोनों जगह क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। इसके अलावा याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है। तो देखो ये भारत है और भारत के इधर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पे जो सागर है इसको क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी इधर क्या है? अरब सागर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर। ये लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर। इतना बात याद रखना स्थिति में। इसके अलावा कर्क रेखा के बारे में याद रखना है। हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से पास करता है। कर्क रेखा के बारे में क्या क्या पूछा जाता है कि वह कौन सी अक्षांश रेखा है, वह कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के बीचों बीच से पास होती है। तो याद रखना है कि कर्क रेखा ये भारत के बीचों बीच से पास करती है। और यहाँ पे पूछा जाए कि कितना डिग्री पे, जिस तरह से यहाँ पे अक्षांश देखे ना 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, उसी तरह से कर्क रेखा कितना डिग्री अक्षांश पे है? तो याद रखना है 23.5 डिग्री अक्षांश। उत्तरी की दक्षिणी, क्योंकि भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए उत्तरी होगा। ठीक, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के
किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग याद रखना कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहला राज्य यहाँ पे कौन सा है? गुजरात। थोड़ा सा राजस्थान वाला एरिया टच करता है, तो गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये टोटल 8 राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा स्थिति के बारे में हम समझ लिए, अब आकार के बारे में समझते हैं कि भारत के आकार में क्या क्या याद रखना है। देखिए, आकार के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल जो है ना, मुख्य रूप से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन बुक में कितना लिखा हुआ है? वही लिखा हुआ है, लेकिन लगभग में दिया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल है ना, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। कहने का मतलब क्या? अगर मान के चलो विश्व में 100% भूमि है ना, तो 2.4% भूमि भारत का है। ये विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.4%। अगर पूछा जाए ये विश्व का कितना नंबर पे आता है भारत, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में कितना नंबर पे भारत आता है? तो 7वां नंबर पे आता है। कौन सा नंबर पे आता है? 7वां नंबर पे। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे इससे 6 बड़े देशों के नाम, जिसमें सबसे पहला कौन था? रूस। दूसरा नंबर में कनाडा। तीसरा नंबर में अमेरिका। चौथा नंबर में चीन। 5वां नंबर में ब्राजील। 6वां नंबर में ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर में कौन है? इसके अलावा याद रखना है कि भारत का जो गुजरात राज्य है और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों के बीच में कितना घंटा का अंतर है? 2 घंटा। इसको भी हम लोग पिछला वीडियो में पूरा अच्छा से समझे थे कि 2 घंटा का अंतर क्यों है। ठीक, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 घंटा का अंतर क्यों है, तो प्लेलिस्ट में एक वीडियो होगा, क्लास 9th का प्लेलिस्ट होगा ज्योग्राफी का, उसमें हम पूरा अच्छा से समझाया कि 2 घंटा का अंतर क्यों है, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। इसके अलावा भारत के आकार में और क्या रखना है? इसका स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा किसको बोलते हैं? कि देखो, जैसे कि भारत है, भारत के पड़ोसी देश में कोई देश है ना, तो वो देश के साथ जो बाउंड्री शेयर होता है ना, वो स्थल के द्वारा हम जा सकते हैं। तो ये सीमा जो है स्थलीय सीमा। भारत के बगल में, भारत के तट में अगर जल है तो उसको जलीय सीमा बोलते हैं। ठीक, तो इधर जानते हैं कि हम लोग का पड़ोसी देश है, और इधर क्या है? समुद्र है। जैसे इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे क्या है? हिंद महासागर है ना। तो जो पानी के साथ सटा हुआ है उसको बोलते हैं जलीय सीमा, और जो जिसके बगल में स्थल है उसको क्या बोलते हैं? स्थलीय सीमा। तो भारत का जो स्थलीय सीमा है ना, जो यहाँ से लेकर के अगर हम चलते हुए जाए, तो यहाँ से चलते हुए टोटल यहाँ तक जो दूरी कवर करेंगे ना, वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा आकार में याद रखना है जलीय सीमा। जलीय सीमा किसको बोलते हैं? तो भारत के बगल में जो जल है वहां पे अगर कवर कर रहे हैं ना बाउंड्री, तो उसको बोलते हैं जलीय सीमा। और ये जलीय सीमा कितना है? तो 6100 किलोमीटर है भारत के मुख्य भूमि का। यहाँ से केवल अगर हम चले ऐसे ऐसे चल के इधर ही जल है, तो कितना होता है? 6100 किलोमीटर। लेकिन भारत का कुछ ऐसा भी भाग है जो भारत का मुख्य भाग से अलग है। जैसे देखो, ये लक्षद्वीप, ये भारत का ही हिस्सा है, लेकिन ये मुख्य भाग में नहीं आता, इधर है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बगल में भी जल है कि नहीं है। तो ये दोनों का भी जलीय सीमा अगर काउंट कर लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। इसके अलावा हमको क्या रखना है कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कुल दूरी है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार या उत्तर से दक्षिण तक की कुल दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कुल दूरी कितना है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। इसके अलावा और क्या रखना है? ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, यहाँ से विश्व का समय की गणना किया जाता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। जिसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। और इसके आगे जितना भी देश है उसका समय इसके समय से आगे होता है। ठीक, और हम लोग पिछला वीडियो में भली भांति देखे थे कि भारत का जो समय था ना, वो गुजरात के पास और अरुणाचल प्रदेश के पास 2 घंटा का अंतर हो जाता था, जिसके कारण भारत के बीचों बीच से एक देशांतर रेखा खींचा गया, जिसे भारतीय मानक समय रेखा कहा गया है।
जिसे भारतीय मानक समय रखा गया है और यहीं से भारत के सभी लोग अपने घड़ी का समय को मिलाए हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे जितना बज रहा है ना उतना ही पूरा भारत के सभी लोगों की घड़ी में बज रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है भारतीय मानक समय रेखा या भारतीय यामोत्तर कहा जाता है। जो कितना डिग्री को देशांतर को माना गया है, 82.5 डिग्री देशांतर। और जब भी देशांतर की बात आएगा ना तो वहाँ डायरेक्शन में उत्तरी या दक्षिणी नहीं देना है, क्योंकि देशांतर जो है ना ऐसे वाला लाइन को बोलते हैं, या तो ये पूर्वी होगा या तो पश्चिमी होगा, है कि नहीं। देशांतर रेखा ये है कि नहीं है, खड़ा लाइन को देशांतर रेखा बोलते हैं। और ये देशांतर रेखा है, यहाँ पे डायरेक्शन में हो सकता है कि हम दे दे 68 डिग्री, 82.5 डिग्री। अगर हम नॉर्थ लिख दे, बोलोगे सही बात है नहीं, क्योंकि 82.5 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे ना तो ऐसे रेखा का बात हो रहा है। लेकिन ये भारतीय मानक समय रेखा देशांतर रेखा है कि अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है। तो याद रखना है कि 82.5 डिग्री नॉर्थ की ईस्ट मतलब पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी। तो ये भारतीय मानक समय रेखा है जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे यहाँ पे क्या मिलता है, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये टोटल 5 राज्य है। बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जगह से पास करता है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। तो ये भारत का आकार था। इसके अलावा भारत और विश्व में भारत का क्या स्थिति है, विश्व के साथ भारत अपना संबंध कैसे स्थापित किया है, तो उसमें जो है ना सबसे पहले क्या रखना है कि भारतीय भूखंड मतलब भारत का जो भूमि है वो हम लोग जानते हैं एशिया के पूर्व एवं पश्चिम, एशिया जो है ना एशिया के पूर्व एवं पश्चिम के मध्य में स्थित है। मध्य में कहने का अर्थ क्या होता है, मध्य में कहने मतलब क्या है, जैसे ये भारत है, ठीक, भारत के इधर भी एशिया में देश है और भारत के इधर भी एशिया का देश है। अगर हम देखें ना मैप में, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, भारत है। और हम लोग जानते हैं ये पूरा जो है ना एशिया महादेश है। क्या है, एशिया महादेश है। अगर भारत के इधर भी देखे तो इधर भी एशिया का कुछ देश है, भारत का इधर देखे तो इधर भी एशिया का कोई देश है। तो हम बोल सकते हैं ना कि एशिया में भारत जो है ना, भारत का स्थिति क्या है, पूरा पूर्व के एशिया और पश्चिम के एशिया के मध्य में है कि नहीं है ना। इधर पश्चिमी एशिया हो गया और इधर क्या हो गया, पूर्वी एशिया हो गया, और ये बीच में हो गया तो इसको क्या बोल सकते हैं, मध्य एशिया बोल सकते हैं। तो यह भारतीय भूखंड क्या है, एशिया में पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य स्थित है। और हिंद महासागर में भारत की स्थिति केंद्रीय स्थिति है। जैसे देखो हम लोग सब जानते हैं कि ये भारत है और भारत के इधर क्या है, हिंद महासागर। और एक बात और जानते होंगे कि हिंद महासागर का जो नाम हिंद महासागर पड़ा है ना, वो भारत के नाम पे ही पड़ा है। क्यों पड़ा है, ऐसा क्या कारण है, तो उसका एक ही कारण है कि हिंद महासागर में भारत का जो तटीय रेखा है, हिंद महासागर में भारत की जो तटीय रेखा वो सबसे लंबी है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ये पूरी भारत हम देखेंगे ना तो पूरा समुद्र भाग में है कि नहीं, हर जगह पे समुद्र लगा हुआ है। इतना लंबा तटीय रेखा अन्य कोई देशों के साथ नहीं शेयर करता है हिंद महासागर में, जिसके कारण भारत के ही नाम पे हिंद महासागर का नाम रखा गया है। अगर हम इसको मैप में देखें ना तो ये देखो ये भारत है और ये पूरा कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। और सबसे अधिक तटीय रेखा जो है ना भारत का हिंद महासागर में, जिसके कारण हिंद महासागर का नाम किसके आधार पे रखा गया है, भारत के नाम पे। इसके अलावा यहाँ पे हिंद महासागर होने के कारण भारत जो है ना विश्व के अनेक देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित कर पाया है। देखो पहले जो है ना व्यापार होता था स्थलीय मार्ग से, हम लोग जानते थे यहाँ पे एक सिल्क रूट प्रसिद्ध था जो चीन होते हुए जाता था, यूरोप के अन्य देशों से जुड़ता था। लेकिन ये सिल्क रूट में जो है ना कब्जा हो जाने के कारण उधर से व्यापार बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया ना, जिसके द्वारा जो है ना जलीय मार्ग का खोज किया गया। और जलीय मार्ग का खोज सबसे पहले कौन किया था, वास्को डी गामा। कब किया था, 1498 से। और उसी जलीय मार्ग के द्वारा जो है ना भारत अन्य देशों से व्यापार करने लगा। जैसे देखो यहाँ पे ये भारत है, अगर अफ्रीका में व्यापार करना जलीय मार्ग से चल जाता था,
इधर ऑस्ट्रेलिया भी चला जाता है, इधर पूर्वी एशिया भी चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक लाल सागर है और यहाँ पे एक भूमध्य सागर है। ये लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच कुछ स्थलीय भाग है, कुछ स्थलीय भाग है। अब उस स्थलीय भाग को काट करके एक नहर बनाया गया है जिसे स्वेज नहर कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1869 में किया गया था। कब किया गया था? 1869 में। और ये स्वेज नहर बनने के बाद, ये स्वेज नहर बनने के बाद यहाँ पे देखो हल्का सा ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो जलीय मार्ग दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है हल्का सा, यहाँ पे दिख रहा है ना भूमि। तो यहाँ पे ये काट करके जो है ना एक नहर बनाया गया जिसको बोला जाता है स्वेज नहर। और ये स्वेज नहर बनने के बाद अब यहाँ पे यूरोप अगर जाना रहता था ना भारत को, तो डायरेक्ट यहाँ से आता था और ये जलीय मार्ग से प्रवेश करते हुए यूरोप चला जाता था। लेकिन जब ये स्वेज नहर नहीं बना था तब भारत कैसे जाता था यूरोप, क्योंकि स्थलीय मार्ग तो बंद हो चुका था। यहाँ से स्टार्ट करता था और ऐसे ऐसे जाने के बाद पूरा अफ्रीका महादेश को घूमते हुए ऐसे जाता था यूरोप, जिसके कारण दो चीज का दिक्कत होता था। एक तो समय ज्यादा लगता था और दूसरा दूरी भी ज्यादा कवर करना पड़ता था, है कि नहीं। लेकिन जब से ये स्वेज नहर बना, बोलो दूरी भी बच गया, खर्चा भी बच गया। और कितना दूरी बचा है तो 7000 किलोमीटर, मतलब इधर से जाने के बाद ओकरा 7000 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करना पड़ता था। बोलो स्वेज नहर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया व्यापार के लिए कि नहीं। यूरोप जाना पड़ता था, 7000 किलोमीटर जाने में एक तो पैसा का भी बर्बादी होता था, दूसरा समय भी ज्यादा लगता था। तो ये स्वेज नहर की स्थापना कब किया गया था? 1869 में। एक्स्ट्रा पॉइंट है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो आज अपना लाल सागर को भूमध्य सागर से। यहाँ ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, जिसको भूमध्य सागर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेडिटेरियन सी। और ये रेड सी है, रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, ठीक। तो ये भूमध्य सागर था। इसके अलावा और हम लोगों को क्या याद रखना है, तो देखो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि हिंद महासागर में भारत की कैसा स्थिति है, केंद्रीय स्थिति है, जिसके कारण विश्व के यंग देशों से ये क्या कर पा रहा है? व्यापार कर पा रहा है, क्योंकि ये बीच में है, सब जगह जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, जिसके कारण व्यापार बहुत अच्छा से होता है। स्थलीय मार्ग जलीय मार्ग से काफी पुराना है। कहने का मतलब क्या है कि भारत का जो स्थलीय मार्ग है, मतलब स्थल के द्वारा जो व्यापार होता था वो जलीय मार्ग से पहले होता था कि बाद में? मतलब पहले भारत जो व्यापार करता था वो स्थलीय मार्ग से करता था कि जलीय मार्ग से करता था? स्थलीय मार्ग से। यही बात लिखा हुआ है कि स्थलीय मार्ग जो है ना जलीय मार्ग से काफी पुराना है। मतलब जलीय मार्ग जो खोज हुआ ना उससे बहुत पहले लोग स्थलीय मार्ग को ही जानते थे, है कि नहीं। इसके अलावा प्राचीन समय से ही, जैसे मान के चलो कहीं पे भी कोई देश का व्यापार होता है तो ख्याल रखना कि वहाँ का जो विचारधारा है, वहाँ की जो वस्तुएं हैं वो आदान प्रदान होता है कि नहीं। जैसे मान के चलो हम ही कहीं गए दूसरे जगह व्यापार करने के लिए, तो वहाँ के जो वस्तु है, वहाँ का जो विचारधारा वो हम सीखेंगे नहीं, जरूर सीखेंगे, और वहाँ का जो विचारधारा वो हम भी अपने पास लेते आएंगे। इसी माध्यम से, व्यापार के माध्यम से जो है ना प्राचीन समय से विचारों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। मतलब यहाँ का विचारधारा दूसरे देश जा रहा है और दूसरे देश का विचारधारा मेरे यहाँ भी आ रहा है। इसके अलावा वस्तुओं का भी आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पे बोला जाता है कि भारत में आलू का खेती किसके द्वारा किया गया था? विदेशी देशों के द्वारा। पहले यहाँ पे आलू का खेती नहीं करता था, तो जब व्यापार होने लगा ना तो व्यापार के माध्यम से ही यहाँ पे आलू का खेती हुआ, तंबाकू की खेती शुरू हुआ, है कि नहीं। तो यहाँ पे वस्तुओं का भी आदान प्रदान हुआ। इसके अलावा उपनिषद का विचारधारा, उपनिषद का विचारधारा मतलब जो उपनिषद भारत का है ना उसका जो विचारधारा है वो विचारधारा विश्व के अन्य देशों में भी फैला। इसके अलावा रामायण की जो कहानियां हैं, रामायण भारत का एक पवित्र पुस्तक है ना, या पवित्र ग्रंथ बोल सकते हैं। इसकी जो कहानियां है ना विश्व के अनेक देश पढ़े। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए तो रामायण को भी पढ़े, है कि नहीं, या तो कहानी सुने। तो ये जो है ना कुछ कहानियां था। इसके अलावा अंक गणित जो था ना, भारत का अंक गणित, शून्य पद्धति, ये सब जो भारत में आविष्कार हुआ था उसका भी प्रचार प्रसार हुआ। इसके अलावा मसाला, भारत को मसालों के राज, मसालों का देश कहा जाता है। मसालों का राज कौन सा है? केरल, है कि नहीं। भारत में मसालों का राज किसे कहा जाता है? केरल में।
तो यहाँ का जो मसाला है ना, मसाला अधिक होने के कारण ही भारत को सोने का चिड़िया भी कहा जाता था। और यहाँ से मसाला भी दूसरे देश में प्रचार हुआ। वास्को डी गामा यहाँ पे क्यों आया था? व्यापार करने के लिए। और व्यापार करने के लिए आया, क्या लेके गया था खरीद कर? मसाला ही ले गया था ना। अंग्रेज सब आया किसके लिए? कपड़ा के लिए, कॉटन के लिए। तो देखो कपड़ा, कपास का भी यहाँ से आदान प्रदान हुआ। इसके अलावा यूनानी स्थापत्य कला, यूनानी स्थापत्य कला मतलब यूनान के लोग जो अपना घरों को बनाते थे या भवन को बनाते थे, जिस तरीका को अपनाते थे वो चीज हम लोग भी सीखे और वो सब हम लोग भी यहाँ पे क्या किए? बनाए। तो यूनानी स्थापत्य कला के अलावा मीनार या तो गुंबद, ये सब जो है ना, जो दूसरे देश में बनाया जाता था, वो भी हम लोग क्या किए? उसको सीखे और हम लोग अपने यहाँ क्या किए? बनाना शुरू किए। इसके अलावा हम लोग को और क्या याद रखना है कि ये जो हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर में याद रखना है कि ये कौन सा देश है? श्रीलंका। और ये कौन सा देश है? भारत। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, पाक जल संधि। कौन जल संधि? पाक जल संधि। ये पाक जल संधि जो है ना, भारत को श्रीलंका से अलग करता है कि नहीं? देखो यहाँ पे अलग हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर जुड़ने का बात हो तो इधर वाला जो जल है, इधर वाला जल है, ये दोनों यहाँ से क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। लेकिन ये दोनों क्या हो गया है? अलग हो गया। ठीक, देखो इधर वाला जो जल है और इधर वाला जो जल है, ये दोनों क्या हो रहा है? जुड़ रहा है ना। जल यहाँ से जुड़ रहा है। देखो यहाँ वाला जल इधर जा रहा है और इधर वाला जल इधर जा रहा है, और जिसके कारण ये दोनों स्थल क्या हो गया है? अलग हो गया। तो यहाँ पे पाक जल संधि जो है ना, किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। ठीक, इसके अलावा याद रखना है कि भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, तो भारत का 7 पड़ोसी देश ऐसा है ना जो स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। जैसे ये भारत है, भारत का इधर पाकिस्तान हो गया, यहाँ अफगानिस्तान हो गया, ये पूरा चीन हो गया, ये नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। टोटल कितना हो गया? 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये 7 स्थलीय देश है। इसके अलावा 2 जलीय देश है, 2 जलीय देश है। एक है श्रीलंका, क्योंकि भारत के जलीय सीमा बनाता है, जल से सटा हुआ है ना श्रीलंका। और दूसरा यहाँ पे एक देश है जिसे मालदीव कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मालदीव कहा जाता है। तो ये था ये पूरा नोट्स। इसके अलावा बुक में और कुछ नहीं है। ठीक, अगर इतना आप तैयारी कर लेते हैं ना, तो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब रहा इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है, या तो इससे संबंधित जो बुक में नहीं है या तो नोट्स में नहीं है, उसके अलावा भी जो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनता है, उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए